बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे अबाउट जनरल एबिलिटी बेसिक मैथमेटिक्स। एमपीटी हो या कोई भी वन पेपर हो, उसके अंदर परसेंटेज है, रेशो प्रोपोर्शन, एवरेज है, इस तरह सेंट्रल टेंडेंसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो वो डिस्कस किए जाते हैं और पूछे जाते हैं और बच्चों को कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज हम पहले थोड़ा सा डिस्कस करेंगे जनरली कि परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं। हम थोड़ी सी उनकी समरी करेंगे। यू कैन से कि हम ना मोटी मोटी बातें इसमें से करेंगे, और इसी तरह हम रेशो के बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोपोर्शन के बारे में और एवरेज के बारे में, और इसी तरह कुछ इंटरेस्ट रेट के क्वेश्चन आते हैं वो करेंगे। पहले हम कुछ मेथड्स डिस्कस करते हैं विद फार्मूलाज, और अगेन फिर हम कुछ जो इसके एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं वो है परसेंटेज, कि हमने परसेंटेज को किस तरह से डिस्कस करना है। हम थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ स्टार्ट करते हैं अबाउट परसेंटेज, जिस तरह से एमपीटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आपने किसी भी चीज़ की परसेंटेज फाइंड करनी है ना, तो टेक्निकली वो एक प्रोपोर्शन है, मतलब वो एक टोटल अमाउंट में से ना जो ऑब्टेन्ड अमाउंट है या जो अंडर कंसिडरेशन है उसको हमने फाइंड करना होता है। जैसे हम एक बात करते हैं कि एक हमारे पास ऑब्टेन्ड वैल्यू है कोई भी, जिसकी हम परसेंटेज डिस्कस करना चाह रहे हैं, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वैल्यू के साथ, टोटल अमाउंट के साथ, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 के साथ। मैं अक्सर बच्चों को कहता हूँ, हम अपने मैट्रिक एफएससी में मार्क्स कैलकुलेट करते थे कि जी अगर हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं 900 और टोटल मार्क्स हैं 1100, तो हम परसेंटेज ऐसे ही निकालते थे 900 ओवर 1100 मल्टीप्लाई बाय 100। तो इससे आपके पास किसी भी वैल्यू की क्या आ जाती है, परसेंटेज। अच्छा, अगला कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि जब भी हम किसी चीज़ को लिखते हैं ना ऐसे 3%, तो 3% का मतलब क्या होता है? 3% का मतलब है 3 डिवाइडेड बाय 100। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसे डेसिमल में चेंज करना चाहते हैं तो आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। तो डेसिमल का तरीका ये होता है, देखिए नीचे जो चीज़ 3 को डिवाइड कर रही है वो 100 है, और 100 में 1 2 0 हैं। तो आप क्या करेंगे कि ये इसको कन्वर्ट कर देंगे 0.03 में, क्योंकि देखें एक 3 और एक नीचे 2 0 हैं, तो एक 0 आप इस तरह लगाएंगे और आगे पॉइंट लगा देंगे इस तरह। तो ये क्वेश्चन एमपीटी में आया हुआ है। मसलन वो आपसे पूछ ले कि एक वैल्यू है 0.03, उसे आप परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो जब आप डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे ना, तो आप उस वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहेंगे ना, तो फिर आप उस वैल्यू को 100 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे इस तरह से, जैसे हमने किया, और वो आ जाएगा 0.03। तो पहला कॉन्सेप्ट तो आपने माइंड में ये रखना है कि जब भी 3% की बात हो रही है तो इट्स मीन 3/100 और 0.03। इज दैट क्लियर? अब ना छोटे छोटे क्वेश्चन पूछेगा, सम टाइम वो ऑब्टेन्ड वैल्यू दे देगा और परसेंटेज दे देगा और टोटल पूछी जाएगी, और सम टाइम वो टोटल अमाउंट पूछ लेगा, सम टाइम वो परसेंटेज पूछ लेगा। तो इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर हम उसको देखें तो ऐसे पूछ लेगा जी 5% ऑफ 100 इज। अब ये मैंने सिंपल इसलिए लिखा ताकि आप वेरी बेसिक से समझ सकें और इसको कॉम्प्लेक्स पे अप्लाई कर सकें। अब हमें पता है टोटल परसेंट 100 है, टोटल पार्ट्स 100 हैं, 5% 5 होगा, लेकिन मैं इसको तरीका बताता हूं कि इसको करना क्या है। अब 5% ऑफ 100 है ना, तो यहाँ पे 5% रहने दें, जहां पर ऑफ है इसका मतलब है मल्टीप्लाई, और 100 को एज इट इज 100 रहने दें, और जहां पर इज है वहां पर इक्वल लगा दें, और यहां पर आपका वो आंसर होगा, यानी कि जो 5% ऑफ 100 है। अब देखें तरीका क्या है, 5% ऑफ 100 का मतलब है 5% का मतलब है 5 डिवाइडेड बाय 100, और ये 100 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये कट जाएगा, तो आंसर बेटा क्या आ गया, 5।
इस तरह से आप किसी भी वैल्यू की परसेंटेज में जो एक ऑब्टेन्ड अमाउंट है वो आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे आपसे वो पूछ ले कि जी 12% ऑफ 150 इज क्या होगा, तो आपने बेटा करना वही है कि 12% मल्टीप्लाई बाय 150 इज की जगह पे इक्वल, तो वो आपका आंसर है। बेटा आप क्या करेंगे, 12% मीन 12 ओवर 100 इंटू 150, तो आपका वो आंसर है। अच्छा जी, आप ये देखें, ये 0 से कट कर दें और 12 को मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 15 के साथ। जब आप 15 के साथ 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 180 और डिवाइडेड बाय 10, तो ये से कट जाएगा, तो आंसर वुड बी 18। इस तरह से आप किसी भी परसेंटेज को फाइंड कर सकते हैं, आप गिवन अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं, आप टोटल अमाउंट को फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं एक और चीज, इसका एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कि अगर वो कहे कि 30 इज what परसेंट ऑफ 150, इसका मतलब है अब हमसे वो क्या पूछ रहा है, परसेंट। इसके दो तरीके हैं। परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज मैंने अभी बता दिया था आपको ऊपर के गिवन अमाउंट ओवर टोटल अमाउंट, गिवन मीन ऑब्टेन्ड मल्टीप्लाई बाय 100। यहां पर गिवन अमाउंट क्या है, दैट इज 30, टोटल अमाउंट क्या है 150, और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से। तो आपके पास बेटा ये क्या आ जाएगी, उसकी परसेंटेज आ जाएगी इस फार्मूला से। अच्छा, इसे आप एक्स वाले फार्मूला से भी कर सकते हैं कि 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ 150, लेकिन आप देखेंगे कि इक्वेशन सेम ही बनेगी। जैसे देखें व्हाट परसेंट, अब ऊपर हमने क्या डिस्कस किया, हमने कहा 5% ऑफ 100 इज ऑब्टेन्ड वैल्यू जो भी है। अब हमारे पास ऑब्टेन्ड 30 है, टोटल 150 है, तो आप ऐसे कह सकते हैं x% ऑफ 150 इज इक्वल टू 30, क्योंकि यहां पर आपने क्या फाइंड करनी है, परसेंटेज। तो परसेंटेज जो चीज अननोन है मैंने उसे क्या कर दिया, x। अब देखिए, आप देखिएगा फॉर्मूला वैसे ही बनेगा, x मीन x ओवर 100 ऑफ मीन मल्टीप्लाई इंटू 150 इज इक्वल टू 30। अगर आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो किस तरह से फाइंड करेंगे, अब देखिए 150 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड होगा, और 100 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। तो x इज इक्वल टू 30 ओवर 150 मल्टीप्लाई बाय 100। देखें इस फार्मूला से भी और वो जो फार्मूला प्रॉपर है उसके भी आपने देखेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, सेम आएगा। तो इस तरह से आप परसेंटेज भी फाइंड कर सकते हैं और टोटल अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं और गिवन अमाउंट भी फाइंड कर सकते हैं। मसलन अगर वो ये कह दे कि 30 इज 10% ऑफ डैश, इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, तो बेटा अंडरस्टूड है कि इस तरह के क्वेश्चन में वो आपसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, टोटल अमाउंट। तो आपने एक चीज तो पढ़ी है कि इसमें फिर आप टोटल अमाउंट को कंसीडर कर लें x, तो आप ये कह दें कि 10% ऑफ x इज इक्वल टू 30, और 10% का मतलब है 10 डिवाइडेड बाय 100, x इज इक्वल टू 30, और x इज इक्वल टू 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 10। तो आपके पास x यानी कि टोटल वैल्यू आ जाएगी, सिंपल एमसीक्यू के अंदर सॉल्व करने के लिए। इज दैट क्लियर? तो परसेंटेज के ये सिंपल वाले क्वेश्चन जरूर आएंगे आपको एमपीटी में, इससे वो पूछेगा। अब थोड़ी सी हम एडवांस बात करते हैं कि सबसे पहले आपने एक वर्ड सुना होगा, डिस्काउंट। आप किसी भी जगह से, किसी भी ब्रांड से कोई चीज खरीदते हैं ना, तो दो तीन चीजें आपके माइंड में आती हैं। एक होती है सेलिंग प्राइस, ओके, एक होती है लिस्ट प्राइस। समटाइम ना सेलिंग प्राइस को वो डिस्काउंटेड प्राइस भी कह देता है, ये वो प्राइस है जो डिस्काउंटेड है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस वो है जिसपे वो सेल हो रहा है, वो डिस्काउंटेड भी हो सकती है, वो लिस्ट प्राइस से बढ़ भी सकती है। लेकिन मीन अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो डिस्काउंटेड प्राइस, और लिस्ट प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस है। अच्छा, ओरिजिनल प्राइस का मतलब क्या है कि भाई टैग के ऊपर जो प्राइस लगी हुई है, कंपनी ने 11 पे सेल दे दी कि भाई हम फलां शर्ट पे 10 या 20% क्या करते हैं, डिस्काउंट दे देते हैं। तो अब क्या होगा, याद रखिए जो सेलिंग प्राइस है
जिस पे वो सेल हो रहा है, जिस पे हमने खरीदा है कोई भी चीज, बेटा वो होगी लिस्ट प्राइस माइनस डिस्काउंट। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जो डिस्काउंट लगा है ना वो सेल। मसलन मैं कहता हूं 1000 रुपए की चीज है, कंपनी ने 200 डिस्काउंट दे दिया है, तो अब बताएं वो कितने में सेल होगी, हमने कितने में वो ली है। तो वो अंडरस्टूड सी बात है 800 रुपीज में हमने उसे परचेज किया है। लेकिन बात यह है कि वो ना यहाँ पर एग्जामिनर जो डिस्काउंट दे देता है ना वो परसेंटेज में दे देता है, और सम टाइम ना वो रिवर्स जाता है। अब ये दोनों बातें आपने समझनी है कि परसेंटेज में वो किस तरह से डिस्काउंट देगा, तो हम क्या करेंगे, और रिवर्स में जाएगा। मैं आपको फार्मूला से भी करवाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप भी करवाऊंगा। मसलन वो कहता है कि एक शर्ट है और उस शर्ट की जो प्राइस है दैट इज 1500 रुपीज। अच्छा, ये वो प्राइस है जो लिस्ट प्राइस है जिस पे वो बनी है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है या जो कंपनी प्राइस है या टैग्ड प्राइस है। अब क्या हुआ कि कंपनी ने अनाउंस कर दिया 11/11 पे कि भाई इस पे ना हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं। हमने उसको इंटरनेट पे देखा कि भाई एक शर्ट 1500 रुपए की थी और 20% डिस्काउंट पे मिल रही है, तो वो शर्ट मुझे कितने में बनेगी। इसका आप देखें, मैं जो कह रहा था ना स्टेप बाय स्टेप, तो तरीका ये है कि आप ये करेंगे कि 20% ऑफ 1500 ये निकालेंगे और उसे 1500 में से माइनस कर देंगे। निकालें जरा 20% ऑफ 1500, 20/100 मल्टीप्लाई बाय 1500, ये इससे कट गया और ये आ जाएगा 300 रुपीज। इसका मतलब है अभी आपने क्या फाइंड किया है, अभी आपने फाइंड किया है डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस क्या थी, लिस्ट प्राइस थी 1500 और इस पे डिस्काउंट कितना बना 300 रुपए, और आपको वो शर्ट जो बेटा फाइनली मिलेगी वो कितने में मिलेगी, 1200 रुपए में। एक तो ये तरीका है। अच्छा, मतलब ये स्टेप बाय स्टेप है कि भाई जो डिस्काउंटेड रेट है ना, लाइक जो परसेंटेज है, वो जो अमाउंट उसकी लिस्ट प्राइस है आप उसी की परसेंटेज ले लें, वो 300 आ गई और टोटल अमाउंट में से माइनस कर दें। लेकिन सम टाइम ये होता है कि वो करता क्या है कि वो आपसे लिस्ट प्राइस पूछ लेगा। कैसे, अब ये बेटा आपने नोट करना है कि वो किस तरह से आपसे लिस्ट प्राइस पूछेगा, सेलिंग प्राइस बता के और परसेंटेज बता के। मैं अब आपके सामने एक क्वेश्चन बेटा लिखता हूं, आपने देखना है। मैं कहता हूं कि एक पर्सन ने ना, एक बंदा है, उसने परचेज की है एक शर्ट। अच्छा जी, कितने में शर्ट की है जी, उसने 1200 रुपीज में शर्ट खरीद ली है। लेकिन ये शर्ट उसने तब खरीदी है जब उस पे आफ्टर 30% डिस्काउंट ऑन ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस पे कितने परसेंट डिस्काउंट था, 30%। अब वो आपसे पूछेगा कि व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ शर्ट। वही शर्ट जो थी उसकी ओरिजिनल प्राइस क्या होगी। देखें, अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है, बड़े गौर से सुननी बात। जब वो पहली वाली यानी कि जो फर्स्ट वैल्यू थी वो ना बताए और चेंज होने के बाद, परसेंटेज में चेंज होने के बाद अगली वैल्यू बता दे, तो ये रिवर्स परसेंटेज है, लाइक यू आर मूविंग रिवर्स। देखिए ना, ओरिजिनल प्राइस पहले थी ना, उस पे ही लगा ना डिस्काउंट, और डिस्काउंट के बाद चीज कितने में आपको मिल गई, 1200 में। तो अब ओरिजिनल प्राइस कैसे बच्चे, अब यहां पर पहले मैं बताता हूं मिस्टेक क्या करते हैं। गलती वो ये करते हैं कि वो 1200 का लेंगे 30% और लेकर 1200 में ऐड कर देंगे। तो बेटा ये राइट मेथड नहीं है। टेक्निकली ये 30% 1200 का नहीं है, टेक्निकली ये 30% उस लिस्ट प्राइस का है, उस ओरिजिनल प्राइस का है। तो यहां पर आप बनाएंगे इक्वेशन। इक्वेशन क्या है, मैं सपोज कर लेता हूं, यानी कि सपोज जो लिस्ट प्राइस थी ना दैट इज एक्स। अब मुझे बताएं एक्स पे डिस्काउंट कितना लगा। आपने कहा सर एक्स पे डिस्काउंट लगा 30%। तो एक्स पे 30% डिस्काउंट लगने के बाद वो 1200 हुआ, वैल्यू हुई है। कैसे, अब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन क्या है,
x माइनस 30% ऑफ x इज इक्वल टू 1200। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो लिस्ट प्राइस थी उसमें से 30%, मतलब देखे किया क्या है, x जो ओरिजिनल प्राइस है उसी का ही 30% लेकर x में से ओरिजिनल प्राइस में से माइनस किया है, तो आपके पास डिस्काउंटेड प्राइस आ गई। तो ये इक्वेशन बनानी है आपने। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, देखें x माइनस 30% ऑफ x मीन 30/100 x इज इक्वल टू 1200। इसको अब आप सॉल्व करेंगे। जब भी इस तरह की वैल्यू सॉल्व होती तो आप एलसीएम लेते हैं। 100 एलसीएम आ गया, ये हो गया 100x, 100 से कटा तो ये हो गया 30x इज इक्वल टू 1200। अच्छा जी, अगर आप इसको इधर सॉल्व करें तो ये बेटा 100 में से 30 गए तो ये हो गया 70x ओवर 100 इज इक्वल टू 1200। अच्छा जी, 70x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 और x इज इक्वल टू 1200 इंटू 100 ओवर 70। आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी बेटा क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब अगर आप दो तरह से इसको सॉल्व करें, किस तरह से बेटा सॉल्व करें, एक आप ये करें कि 1200 का जो है वो क्या ले लें, 30% और 1200 में ऐड करें तो उससे वैल्यू और आएगी। और अगर आप इस फॉर्मूला के थ्रू करेंगे तो और आएगी। तो ये आंसर बेटा आता है 1714.28 समथिंग, इतने में वो ओरिजिनल प्राइस में शर्ट थी। लेकिन अगर आप वो करते हैं ना कि 1200 का 30% लेते हैं, तो बेटा वो अगर आप लेंगे तो वो आपके पास वैल्यू बनेगी समथिंग 360 प्लस 1200, 1560। अब देखिए 1560 में और 1714 में फर्क है। इस रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहूंगा। ये जो रिवर्स परसेंटेज है इस पे बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। दोबारा सुने, जब वो आपको चेंज परसेंटेज चेंज के बाद कुछ वैल्यू बता दे और पहले वाली वैल्यू पूछ ले तो उसको फिर आप इस फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं। अच्छा, फॉर्मूला के अलावा भी एक यूनिटी मेथड है। यूनिटी मेथड अक्सर बच्चों को समझ नहीं आता, वो बड़ा शॉर्टकट है, तो वो भी आपको मैं यहां पर डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। बेटा देखें, मैं ये कहता हूं कि एक कार जो है वो मैंने परचेज की है। चले मैं ऐसे कहता हूं कि एक कार जो थी ना, मेरी पुरानी कार थी और कार को मैंने सेल कर दिया। अच्छा, सेल करने के बाद वो कार मेरी हुई $1500 में सेल, लेकिन मुझे ना उस कार पे 20% प्रॉफिट आया। आफ्टर 20% प्रॉफिट तो पूछा तो ये जाएगा ना कि जब मैंने वो आपको पता है पुरानी गाड़ियों की कीमत बढ़ रही है आजकल, तो पूछा तो ये जाएगा ना, तो बताएं ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अच्छा, यहां पर ओरिजिनल प्राइस मीन जब कार बिल्कुल न्यू थी तब कार की क्या प्राइस थी। तो अब ना बनाएंगे वही फॉर्मूला, क्योंकि अब उसने जो पहले जब मैंने खरीदी थी वो वाकया पहले हुआ है, सेल मैंने 20% प्रॉफिट पे बाद में की है। तो अब इसका मतलब है कि ओरिजिनल प्राइस को मैं सपोज करूंगा एक्स। अब चूंकि यहां पर है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट क्या होता है, ऐड होता है। तो मैं कहूंगा एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500। चले एक शॉर्टकट बताता हूं फॉर्मूला बनाने का। जब भी वो आपसे इस तरह की बात पूछे कि जिसमें रिवर्स जो पहले चीज हुई है, लाइक जो पहले वाली वैल्यू जो ओरिजिनल वैल्यू वो मिसिंग हो और आगे चीज पे प्रॉफिट आ रहा हो, चीज बढ़ रही हो, तो आप यही फॉर्मूला बनाएंगे एक्स प्लस 20% ऑफ एक्स और जो वैल्यू उसने बताई वो आगे लिख देंगे। लेकिन अगर वो कहे कि वो चीज डिक्रीज हुई है, अगर ये होता ना कि उस कार की वैल्यू में डिक्लाइन आया, डिक्रीज हुई है, तो फिर यहां पर प्लस की जगह पे क्या हो जाता, माइनस। तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1500। अब आप इसे उसी फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे जो मैंने आपको बताया। मैंने आपको एक और बात बताई कि इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें आपने रिवर्स परसेंटेज फाइंड करनी है वो आप यूनिटी फॉर्मूला से भी एमसीक्यू में सॉल्व कर सकते हैं। देखें, कार की ओरिजिनल प्राइस थी 1500 रुपए और उस पर प्रॉफिट कितना था, 20%। फिर जाके कार की जो जिसमें वो बिकी है वो 1500 में बिकी है, आफ्टर 20% प्रॉफिट बिकी है।
तो फिर जाकर हमें पता चलना है कि ओरिजिनल प्राइस क्या थी। अब मैं सपोज करता हूं कि ओरिजिनल प्राइस थी 100%, तो विद प्रॉफिट वो होगी 120%। तो 120% ऑफ अ वैल्यू, अब हमें नहीं पता वो वैल्यू क्या है, वो है इज इक्वल टू 1500, यानी कि ये वैल्यू हमने फाइंड करनी। कि हमें नहीं पता एक वैल्यू क्या है, उसका जब 120% लिया तो वो 1500 हो गया। अब देखें 1% ऑफ दैट वैल्यू इज इक्वल टू 1500, ये 120 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। और हमने फाइंड क्या करना है, 100% ऑफ दैट वैल्यू, तो 1500 डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इससे भी आपका जो क्वेश्चन है बिल्कुल 100% सॉल्व हो जाएगा। लाइक इस तरह से भी आप रिवर्स परसेंटेज फाइंड कर लेंगे। बेटा अगला कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट जो परसेंटेज में आता है वो है परसेंटेज चेंज, कि अगर एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से चेंज हो रही है या एक ही वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो कितना परसेंटेज चेंज आया है। मसलन मैं ये कहता हूं कि एक बंदे की जो सैलरी है वो पहले थी 50,000 रुपए और अगले महीने हो गई 60,000 रुपए, इस तरह से। तो व्हाट इज द परसेंटेज चेंज। आपने एक चीज याद रखनी है, परसेंटेज चेंज दो तरह का होता है। एक होता है इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, और एक बेटा क्या होता है, परसेंटेज डिक्रीज। मैं ना बच्चों को सिंपली कहता हूं सबके लिए एक ही फार्मूला यूज करें, मतलब ज्यादा फार्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं, हमने शॉर्टकट लगाना है। अब आपने ये फाइंड करना है कि चीज इंक्रीज हो रही है, अंडरस्टूड है कि 50,000 से सैलरी अगर बढ़कर 60,000 हुई है तो परसेंटेज इंक्रीज आया है। तो इसका एक ही फॉर्मूला है, परसेंटेज चेंज मींस परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो आपने ऐसे लिखना है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें न्यू वैल्यू क्या है, अगर आप इसी क्वेश्चन को देखते हैं कि इसमें न्यू वैल्यू है 60,000, ओल्ड वैल्यू क्या है 50,000, डिवाइडेड बाय ओल्ड वैल्यू क्या है 50,000 मल्टीप्लाई 100। आप मल्टीप्लाई बाय कर दें, 100 हो गया बेटा। अब आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब आप ऊपर अगर देखें ना, 60 में से 50 निकालें तो ऊपर रह गया 10,000 डिवाइडेड बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये है 10,000 बेटा। अब आप इसे कट कर दें, ये वैल्यूज इससे कट कर दी, ऊपर रह गया 100, नीचे रह गया 5 इज इक्वल टू 20। तो 20% सैलरी उस बंदे की बढ़ी है, ये परसेंटेज चेंज है। फर्क ये है कि जब कोई चीज डिक्रीज होगी ना, आपने लिखना वैसे ही है, न्यू वैल्यू माइनस ओल्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। जब डिक्रीज होगी ना, डिक्रीज, तो जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, नेगेटिव होगा। फॉर्मूलाज आपने ये, मतलब अगर वो कहता ना कि एक बंदे की सैलरी 60,000 से 50,000 में हो गई, तो आप फिर न्यू वैल्यू की जगह पर क्या लिखते, 50,000 माइनस 60,000 ओवर, फिर आप न्यू वैल्यू ओल्ड वैल्यू है तो उसको उसके अकॉर्डिंगली 60,000 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर फिर भी 20 आना था, लेकिन -20 मीन्स यहां पर माइनस नहीं है, माइनस इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि परसेंटेज डिक्रीज हो रही है। अगला कॉन्सेप्ट बेटा डिस्कस करते हैं, परसेंटेज डिक्रीज इंक्रीज के बाद वाला। अब आपको इस तरह के जो क्वेश्चन आएंगे वो या तो रिवर्स परसेंटेज से आएंगे, जो हमने पहले इक्वेशन बनाना आपको सिखा दी है, या वो आपसे डायरेक्ट पूछ लेगा। एक चीज बच्चों को कंफ्यूज करती, भाई जब भी किसी चीज पे टैक्स लगता है ना, वो ओरिजिनल अमाउंट में ऐड होगा, और जब भी किसी चीज पे डिस्काउंट होता है ना, तो वो बेटा ओरिजिनल अमाउंट में से माइनस होगा। जब भी डिस्काउंट होगा, टैक्स क्या होता है, ऐड होता है। और मसलन मैं आपको एक टैक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाता हूं जो ऐड होने वाली बात है। मसलन एक बंदे ने ना मार्केट से एक फोन परचेज किया है, सेल फोन, और उसने सेल फोन की ओरिजिनल प्राइस थी 50,000, लेकिन साथ उस पे ना गवर्नमेंट की तरफ से 10% टैक्स था, सेल टैक्स था, सपोज कर रहे हैं। अब बताएं फोन उसे कितने में मिलेगा। तो अब आपने 50,000 का ही 10% लेना है और 50,000 में ऐड करना है, यानी कि ऐसे 50,000 प्लस 10% ऑफ 50,000, क्योंकि टैक्स है तो ऐड होगा।
जो भी इसकी वैल्यू आएगी, सपोज करें अगर हम इसे सॉल्व करें तो 100 हो गया, ये इससे कट गया। इज दैट क्लियर? अब ये है 5000, तो इस पे अब टैक्स जो बन रहा है वो कितना बन रहा है बेटा? 5000। तो आप इसको इसमें क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। वही आपके पास फोन की ओरिजिनल क्या होगी? प्राइस होगी। ठीक हो गया? 5000 रुपये टैक्स और ओरिजिनल प्राइस मतलब जो उसके बॉक्स पे प्राइस थी वो 50,000, तो आपको अब कितने में मिलेगा जी? 55,000 में। ठीक हो गया? इस तरह आपने टैक्स को क्या करना है। और अगर ये होता डिस्काउंट तो फिर आप ओरिजिनल प्राइस में से उसे क्या कर देते? माइनस कर देते। एक दो और फॉर्मूलाज हैं जो आपने याद रखने हैं। एक पूछा जाता है सिंपल इंटरेस्ट, आपने ये वर्ड पहले सुना होगा। एक होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। अब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपने यहां पर सिर्फ फॉर्मूलाज माइंड में रखने। इंटरेस्ट क्या है जी? एक बंदे ने 1 लाख रुपए बैंक में रखवाया है और उसने 5% पे रखवा दिया 5 सालों के लिए, तो अब उस पर वो कितना इंटरेस्ट अर्न करेगा? पैसे कितने कमाएगा? तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है P इंटू आर टी ओवर 100। यहां पर P है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि वो अमाउंट जो उसने बैंक में रखवाई। R है इंटरेस्ट रेट। अच्छा, इंटरेस्ट रेट हमेशा किस में होगा? परसेंटेज में। और T इसमें है वो टोटल टाइम। बच्चे कहते हैं सर टाइम जो वो दे, मंथ में दे तो आपने वही लिख देना है, ईयर्स में दे तो आपने वही लिख देना है। मोस्टली वो ईयर में देता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ईयर वाइज चल रहा होता है। ओके जी, आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट मीन वो सिर्फ अर्नड अमाउंट है जो उसने अर्न की है। मसलन एक बंदे ने अगर 1 लाख रुपए 5 सालों के लिए रखवाया है तो यहाँ पे 1 लाख पुट कर देंगे, 5 ईयर पुट कर देंगे। 5% पे रखवाया तो यहाँ पे 5 पुट कर देंगे, उसके पास अमाउंट आ जाएगी। इस तरह के क्वेश्चन में वो आपसे सिंपल इंटरेस्ट देकर सम टाइम वो रेट पूछ सकता है, टाइम पूछ सकता है, प्रिंसिपल अमाउंट पूछ सकता है। मसलन वो कोई एक मिसिंग वैल्यू आपसे पूछ सकता है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में फर्क क्या है? मैंने 1 लाख रुपए रखवाया 5% इंटरेस्ट पे, तो अगले साल वो मेरा 1,05,000 हो गया। उससे अगले साल वो 1,10 हो गया, यानी कि वो इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल अमाउंट पे ही लगता रहे वो है सिंपल इंटरेस्ट। लेकिन वो इंटरेस्ट जो अर्नड अमाउंट ऐड हो जाए, लाइक 1 लाख रखवाया और 1 साल बाद वो 1,05,000 हो गया। अगले साल अब जब उसका 5% इंटरेस्ट लगेगा ना, तो वो अब 1,05,000 पे लगेगा। यानी कि ये देखें, मैंने 100 के रखवाया और इस पे सपोज करें 5% इंटरेस्ट था, तो अब अगले साल क्या हो गया? 105 के। अब सेकेंड ईयर में ना जो इंटरेस्ट लगेगा ना, वो यानी कि जो परसेंटेज अप्लाई होगी वो 100 प्रिंसिपल अमाउंट पे नहीं होगी, अब 105 का 5% निकाला जाएगा और वो इस 105 में ऐड होगा। फिर आगे जो अमाउंट आएगी फिर उस पे आगे 5% निकलेगा और सो ऑन चलता रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो बेटा आपने याद रखना है। यहां पर P मीन प्रिंसिपल अमाउंट और यहां पर 1 प्लस R। R क्या है? इंटरेस्ट रेट। और इनकी पावर में जाना है, ये पावर में मैं जा रहा हूं, मैं इसका कलर चेंज कर रहा हूं। नंबर ऑफ ईयर्स, ये बेटा किस में है? पावर में। नंबर ऑफ ईयर्स के कितनी देर के लिए उसने वो रखा है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये किस में जाएगा? पावर में। कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P1 प्लस R। R क्या है? वो जो रेट है। यहां पर R मीन अगर 3% है तो 3% मीन 3/100 ही होगा। यहां पर आप 100 नहीं लेते क्योंकि 100 ऑलरेडी फॉर्मूला में ऐड है। तो नंबर ऑफ ईयर्स, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे इंटरनली, फिर उनकी पावर लेंगे और P से मल्टीप्लाई कर देंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। बच्चे कहते हैं सर हमें कब कैसे पता चलेगा उसने सिंपल इंटरेस्ट का है? पहली बात है वो मेंशन करेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल इंटरेस्ट है। दूसरी बात ये है, कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला आपने तब लगाना है जब तरह की कोई इस तरह कंडीशन हो के, मसलन वो कहता है पाकिस्तान की आबादी 2010 में सपोज करें पाकिस्तान की आबादी 2010 में 10 लाख थी, सपोज कर रहे हैं, और हर साल आबादी 3% कांस्टेंट रेट से बढ़नी, तो बताएं 2020 में कितनी होगी?
बात फॉलो कर रहे हैं? तो आप नंबर ऑफ ईयर काउंट करेंगे, 10 साल बन रहे हैं। अब वो ये आपने देखना है, अगर वो कह रहा है 10 के एंड पे ये थी और 20, वो आपने नंबर ऑफ ईयर काउंट कर लिए। अब यहाँ पर इंटरेस्ट रेट क्या है 3% और प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 10 लाख। तो आप इसमें पुट करेंगे तो 2020 की आबादी आपके पास आ जाएगी, पॉपुलेशन। बेटा अब ये अगर आप सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो वो नहीं चलेगा। तो ये आपने बात को माइंड में रखना है। हम अगला कॉन्सेप्ट अब डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमने क्विकली वो बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करने हैं जो एमपीटी के अंदर मैथ पोर्शन में आपके काम आ सकें, जितनी पॉसिबिलिटी है कि जितना वो काम आ सके। अच्छा, परसेंटेज से रिलेटेड यही कुछ है। अब हम बात करते हैं, अब देखें परसेंटेज के अगर बेसिक फार्मूलाज आपको समझ आ गए ना, तो आगे वो एडवांस कुछ भी आप कर लेंगे, मसलन आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे है बेटा रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अगर आप बात करते हैं ना नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रेशियो रिलेटेड जो क्वेश्चन है। रेशियो वाला बड़ा आसान काम है। रेशियो ये है कि इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपली। एक तो वो ये दे सकता है रेशियो से रिलेटेड कि भाई आप ना डिस्ट्रीब्यूट करें 1000 रुपीज को अमंग एक्स, वाई एंड जी, और किस रेशियो से करें 3:2:1 से। इस तरह वो आपको सिंपल क्वेश्चन देगा। इसका पहले तरीका सुन रहे हैं। जब भी आपने किसी अमाउंट को रेशियो वाइज 3 लोगों में, 2 लोगों में, 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि ये लिखें x/y/z, तो ये हो गया 3:2:1। आप ना इन तीनों के पार्ट्स बना लें। असल में ये पार्ट्स हैं, 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएंगे 6 पार्ट्स। तो टोटल पार्ट्स कितने हो गए 6। अब आपने सपोज करें x का हिस्सा निकालना है ना, तो x का जो पार्ट है या शेयर है वो किसे निकालेंगे कि 3 और टोटल पार्ट कितने थे 6 / 6, और किस अमाउंट को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है 1000 को, तो आप इस तरह कर देंगे 3 / 6 × 1000। इस तरह अगर आपने y का हिस्सा निकालना है, y का शेयर निकालना है, तो बेटा वो हो जाएगा 2 / 6 × 1000 सॉरी। और z का अगर आपने निकालना है तो 1/6 × 1000। तो इस तरह आपके पास सबका शेयर 1/1 आ जाएगा। ये तो था सिंपल। अब ना कुछ वो ये करता है कि रेशो में ना समटाइम इस तरह से क्वेश्चन नहीं देता, वो थोड़ा सा चेंज कर देता है, लेकिन एमपीटी में वो इसी लेवल पे ही रहेगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रोपोर्शन की। प्रोपोर्शन आपको पता है दो तरह का होता है, डायरेक्ट है और इनवर्स। अगर एक चीज बढ़ रही हो और दूसरी भी बढ़ रही हो तो ये होगा डायरेक्ट रिलेशन, और अगर एक चीज बढ़े और दूसरी कम हो जाए तो ये क्या होगा, इनवर्स। समटाइम ना इस तरह सिंपल भी आ जाता है कि A/B प्रोपोर्शन C/D। इस तरह में वो एक वैल्यू मिस कर देगा और दूसरा पूछ लेगा। इसके दो तरीके हैं। एक तो सादा तरीका ये कि जहां पर ये रेशियो है ना, इसका मतलब डिवीजन होता है, तो A/B, जहां पर प्रोपोर्शन है इसका मतलब इक्वल होता है /C/D, और आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा AD = CB। सपोज करें अब आपने आपके पास सब की वैल्यू थी, C की वैल्यू नहीं थी, C फाइंड करना है, तो अब क्या हो जाएगा ये देखें, C = AD/B। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो C की वैल्यू आप निकाल ले। एक तो आ जाएगा सिंपल। लेकिन एक जो इसमें आते हैं ना क्वेश्चन, वो आते हैं वर्क रिलेशन के क्वेश्चन आ जाएंगे कि भाई इतने लोग इतने दिन में काम कर रहे हैं, तो अगर दिन लोग बढ़ जाएंगे तो दिन कितने होंगे। इस तरह से वो आगे हम एक क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे कि उसके मामले में आपने क्या करना होगा, लाइक उसको किस तरह से लेकर चलना होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा जो हम डिस्कस करते हैं ना, दैट इज सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में ना आपने 2-3 बातें याद रखनी। एक है मीन, एक है मोड, एक है मीडियन, और थर्ड वन इज रेंज। ये अब याद रखनी। अब ना वो इसको इस्तेमाल करके आगे क्वेश्चन भी दे सकता है, मतलब वो पूछ सकता है। जैसे मीन का मतलब होता है एवरेज, ये याद रखना है। मीन एवरेज एक ही बात है, इज इक्वल टू। अब ये सेंट्रल टेंडेंसी तब आप चेक करेंगे जब आपके पास मल्टीपल ऑब्जर्वेशन होंगी। मसलन एक क्लास में
बच्चों की डिफरेंट वेट्स हैं, किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 30 है, किसी का 100 है, इस तरह डिफरेंट है। तो इसका मतलब आप ये लेंगे कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितना सिंपल फॉर्मूला है, लेकिन इससे वो कॉम्प्लेक्स एमसीक्यू देता है जो हम आगे 2-4 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, अब इसी फार्मूला को इस्तेमाल करके आप एवरेज भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप सम भी फाइंड कर सकते हैं। अगर एवरेज है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, सम हो गया। अगर आपके पास सम है, एवरेज है, तो आप नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फाइंड कर सकते हैं। मॉड की अगर आप बात करते हैं ना कि मॉड क्या होता है बेटा, तो इट इज मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। अगर किसी ऑब्जर्वेशन में जो वैल्यू बार बार रिपीट हो रही, मसलन हम वेट की बात कर रहे हैं कि 10 लोगों में 4-5 लोगों का 50-50 केजी वेट है, तो उसमें मॉड फिर उसका 50 होगा। मीडियन की अगर हम बात करें तो आपने, ये सेंट्रल वैल्यू है, करना क्या है, मिड वैल्यू। जितनी भी ऑब्जर्वेशन है ना, उनको अरेंज कर लेना है या तो असेंडिंग ऑर्डर में, और या किस में बेटा अरेंज कर लेना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में। और फिर जो उसकी मिड वैल्यू होगी उसको फाइंड कर लेना है। अब यहां पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मतलब ये ऑब्जर्वेशन थी जी, 15 साल एक बच्चे की एज है, एक की 16 है, फिर एक की 15 है, फिर एक की 16 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 18 है, 19 है, 20 है, इस तरह ये ऑब्जर्वेशन है। अगर मीन फाइंड करना है, सबको ऐड करें और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे। अब आप इसको ना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें। अब असेंडिंग में कैसे करेंगे, यानी कि 15 है तो फिर आगे 16, फिर आगे ये वाला 16, फिर ये 16, फिर बेटा 15 2 दफ़ा था तो वैसे मैंने 2 दफ़ा लिख दिया, 2 दफ़ा 15, फिर आगे आप देखें 17, फिर आप देखेंगे 18, फिर 19, फिर 20। आपने इस तरह अरेंज कर ली। अब मिड वैल्यू हमने फाइंड करनी, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो अब देखें 1 2 3 4 वैल्यू इधर आ गई, 1 2 3 4 इधर आ गई, तो ये उसका क्या है, मीडियन। यहां पर प्रॉब्लम अब ये आता है बेटे, वो देखना है कि ये उस केस में होगा जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होंगी, 8। जब इवन होगी ना, तो इवन में अब आप ऐसे देखें, ये हो जाए 15 15 16 अगेन 16 17 18 19 20। अब गिने 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 3 एक साइड पे चली गई, 3 एक साइड पे चली गई, दरमियान में 2 आ रही। अगर आप इधर 4 काउंट करते हैं तो वो मिड नहीं बनेगा। फिर जब दरमियान में मिड वैल्यूज 2 हों तो आपने क्या करना है, दोनों वैल्यूज को आपस में ऐड करना है और 2 पे डिवाइड कर देना। 17 प्लस 16 क्या आएगा, 33 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 16.5। तो अब उसका मीडियन क्या होगा, 16.5। रेंज बेटा कहते हैं जो लार्जेस्ट वैल्यू है माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। अब अगर आप इसी ऑब्जर्वेशन को देखें तो इसमें 20 लार्जेस्ट है और 15 स्मॉलेस्ट है, तो 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। तो 5 उसकी क्या होगी, रेंज होगी। वो इस तरह के क्वेश्चन सिंपल दे सकता है। वो कहता है एक ऑब्जर्वेशन है, उनकी रेंज 5 है और लार्जेस्ट वैल्यू 20 है, बताएं स्मॉलेस्ट क्या है। तो वो आपके लिए बड़ा इजी होगा उसको फाइंड करना। एवरेज वाली बात आपने ज़हन में रख ली कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इस तरह से क्वेश्चन वो देता है। अच्छा, थर्ड जो इसमें आएगा एमपीटी में, वो एज रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसकी वीडियो अलहदा से हमने बना के अपलोड कर दी थी, मैक्सिमम पॉसिबल। अदरवाइज तो हर एज रिलेटेड क्वेश्चन में जो फार्मूला है वो डिफरेंट बनता है। अब आपने परसेंटेज का देखना है, रेशो का देखना है, प्रोपोर्शन का देखना है, और एवरेज के जो क्वेश्चन हैं वो आपने करने